हेलो एवरीवन। तो जैसा बच्चों मैंने कहा था कि अभी हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे एक पार्ट और करेंगे और इसके पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हमने बढ़िया क्वेश्चंस किए थे। एमसीक्यू कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पीवाईक्यूज तुमको मैंने करवाया था अलग अलग एग्जाम में, ताकि तुम देख सको तुम एग्जामिनेशन तुमको कैसे क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। मगर एक पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, तुमको पता है, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज़ है वो कॉन्सेप्ट सिखाने पे है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने पे नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट तुम सीख गए तो फिर 15-20 क्वेश्चन क्या तुम 50-100 क्वेश्चन खुद से घर पे कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चंस हमारे भले ही एक लेक्चर में कम हो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चंस और करवाइए, ठीक है हम लोग क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, मगर क्वेश्चंस को गिनना नहीं है, क्वेश्चन काउंट नहीं करना है। तुमको ये देखना है कि उस लेक्चर में, उस क्लास में हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, क्या उस कॉन्सेप्ट को सीखने से खुद से हम 10-20 क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें करना खुद से क्वेश्चन है। तो अगर मेरे किसी क्लास से तुमको ये फ़ायदा नहीं होता है कि तुम खुद से क्वेश्चन कर सको, तो फिर क्या मतलब है। और अगर तुमको लगे नहीं यार ये क्लास करने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद मुझे इतनी बात समझ में आ गई है, इतना कॉन्सेप्ट हमें डेवलप हो गया है, इतनी स्किल हमें आ गई है कि खुद से 20-30 क्वेश्चन लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब तुम सही रास्ते पे हो, हम लोग सही रास्ते पे हैं, कहने का मतलब ये। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना है, स्किल डेवलप करनी है, नंबर काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो और मैं चाहता हूँ कि हम लोग धीमे धीमे करें, पार्ट वाइज करें, समझते हुए करें। तो इसलिए मैंने कहा था इसके सेकंड पार्ट में आएंगे, फिर और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ऑन टू द न्यूक्लियस। तो बच्चों आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े थे, उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 2, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2015 में पूछा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और वो कॉन्सेप्ट तुम देखना और कहना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सर आपने पहले बताया है या नहीं, खुद देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हाँ, लेकिन स्टार्ट करने के पहले जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस रेगुलर नहीं देखी हैं, कुछ जैसे 1-2 बच्चों के मैसेज में पढ़ रहा था कि कुछ बीच में ब्रेक हो गया, हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो ठीक है, होता है सबके साथ, हो गया तो हो गया। अब उसके पीछे रीज़न के पीछे नहीं जाना है, पास्ट को बदल नहीं सकते, सामने जो है आगे जो उसको देखो। तो करना ये है, जिन बच्चों के साथ भी कुछ समस्याएं आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, लेक्चर्स छूट गए हैं, रेगुलर नहीं हो पाए हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, उन चैप्टर के अंदर लेक्चर्स को ऑर्डर वाइज में नंबरिंग करके मैंने अरेंज करके रखा है तुम लोगों के लिए ही। उन लेक्चर्स को देखो, जो हमारे बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट करो, वक्त अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ चलो, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन जैसे एटम या आयन में, हाइड्रोजन जैसे एटम या आयन का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। सिंपल से क्वेश्चन कर रहा है कि एक किसी हाइड्रोजन जैसे परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन ऊपर किसी उत्तेजित अवस्था से नीचे की अवस्था में आता है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या चेंज होगा तुमसे पूछा गया है, ठीक है। घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल घटेगी, कौन बढ़ेगा, कौन सेम रहेगा, तमाम चीज़ पूछी गई है। कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर मुझको नहीं करना है, मुझको तुमको करना सिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, तो मैं जो हम लोग जो पढ़े हैं हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में पढ़े, उसी की बात कर चलते हैं। लेकिन उसके पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, जब मैं डेरिवेशन कर रहा था एनर्जी का, याद करो एकदम, शायद वो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में जब लोग डेरिवेशन कर रहे थे एनर्जी का, तो मैंने क्या बताया था रिलेशन,
कि काइनेटिक एनर्जी अगर x होती है किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो पोटेंशियल क्या होता है उसका डबल और नेगेटिव, और टोटल क्या होता है पोटेंशियल का हाफ और नेगेटिव। ये रिलेशन तुमको याद रखना है एकदम अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे जितना चाहे स्टार लगाना चाहो लगा लो। किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी कक्षा में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल में ये रिलेशन होता है। तो जिससे मुझको एक वैल्यू पता होगी तो बाकी दो हम पता कर सकते हैं, बशर्ते ये रिलेशन याद रहे। ठीक है। हाइड्रोजन में जो हम लोग पढ़े थे एनर्जी की वैल्यू अगर तुमको याद हो तो फर्स्ट में क्या था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड में -3.4 एंड सो ऑन। बस दो से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और कि हाई से लो में जंप करेगा हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है जो लिखते हैं कौन, ये इन तीनों में कौन सी वैल्यू होती है? टोटल होती है। दिस इज टोटल एनर्जी, याद रखना बच्चों, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है। अब टोटल के हिसाब से हम बाकी दो वैल्यू लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल क्या होता है? टोटल का डबल। तो अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे लिखूँ तो इसका डबल लिखूँगा तो -6.28। काइनेटिक क्या होता है? टोटल के बराबर मगर पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा +3.4। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इसका जस्ट डबल कर दोगे तो -13.6 का डबल करोगे तो कितना आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक क्या होगा? इसका बस प्लस कर दोगे तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई भी दो एनर्जी लेवल को ले लो, एक्साइटेड एंड लोअर, कोई भी दो को लेकर चेक करोगे तुमको तुम्हारा जवाब यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, ये रिलेशन तुमको याद होना चाहिए। और एक दो ऑर्बिट में वैल्यूज़। अब सर ने कहा था कि 1 से 6 तक याद कर लो, कहा था कि नहीं कहा? तो सर क्यों कहते हैं? सर को पता है कि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तभी सर कहते हैं कि 1 से 6 तक याद कर लो। तो सर ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। सर को पता है तुमको क्या आने वाला है, तुमको क्या मिलने वाला, तुमको क्या फेस करने वाला है, वो उसके हिसाब से सर तुमको बोलते हैं, तो उसको फॉलो करो। ठीक है। अब तुम देख लो, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आया, मान लो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आया, अब चेक कर लो काइनेटिक की वैल्यू +3.4 से +13.6 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी वैल्यू बढ़ रही है। पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में बढ़ रही, तो माइनस में बढ़ने का मतलब क्या, वो घट रही है। टोटल भी माइनस में बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है। तो जब भी एक्साइटेड से लोअर एनर्जी स्टेट में आओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, बाकी पोटेंशियल और टोटल दोनों ही डिक्रीज करती है। ठीक है, अच्छे से फिगर में इसमें रिजल्ट में देख लो। ऑप्शन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बिल्कुल सत्य वचन है, बट पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एंड टोटल दो डिक्रीज करता है, बिल्कुल सत्य वचन है। मगर बाकी ऑप्शन पढ़ लिया जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑल डिक्रीज, ये गलत बात है भाई। काइनेटिक डिक्रीज नहीं करता, बाकी डिक्रीज करते होंगे तो करते होंगे। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बात यहीं पे खत्म हो गई, ऑप्शन गलत है। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज, ये भी गलत है, काइनेटिक डिक्रीज नहीं करती। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। काइनेटिक इंक्रीज करता है और पोटेंशियल और टोटल क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब कुछ बचे, तो अब यहाँ देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं, दो टाइप के बच्चे होते हैं। बच्चा टाइप नंबर 1, ये क्वेश्चन देखा, आ भी गया, सर ने बताया, समझ भी गए, बस वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। अब बच्चा टाइप नंबर 2, इसको देखा, समझा, याद कर लिया, कहीं भी अगर आगे कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आता है तो काइनेटिक क्या होगा, डिक्रीज करेगा, काइनेटिक इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल टोटल डिक्रीज करेगा। और अगर रिवर्स हो गया तो रिवर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से एक्स साइडेड में गया तो सर ने बताया था उसका उल्टा कर दो, काइनेटिक की वैल्यू डिक्रीज करेगी, बाकी पोटेंशियल और टोटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब,
जब इलेक्ट्रॉन लोअर से कहाँ जाएगा, किसी ऊपर के एनर्जी स्टेट में। ठीक है, तो ये होता है एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान। एक क्वेश्चन को देखकर ख़त्म नहीं करना है, उससे अपने आप को कनेक्ट रखना है, उससे कनेक्ट करो, खुद को कनेक्ट करोगे तो बस तुम्हारा काम होता जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कोई कैलकुलेशन नहीं था। कुछ बातें अगर याद होंगी, पता होंगी तो ही कर सकते हो, वरना फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो जेईई मेन 2015 में आया क्वेश्चन था, जो कि ठीक ठाक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जल्दी करो। चलो बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो भी जेईई में पूछा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जो भी हम लोग पढ़े सब वही से क्वेश्चन है, तुम देखो। और क्या ऐसा कोई चीज़ जो क्वेश्चन में आ रहा है जो लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है? सब कुछ पढ़ा है, बस अप्लाई करना है अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बस क्वेश्चन अप्लाई करो, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन करा है कि 2 लोग की बात हो रही है, एक हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा लिथियम प्लस आयन है। ठीक है, आर इन देयर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब पहले समझो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया बच्चों तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, एकदम नीचे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट। इसके ऊपर जो होता है वो होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड। इसके जो बाद वाला होगा वो होगा तुम्हारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ऑर्बिट। तो जो थर्ड एनर्जी लेवल है वो क्या होता है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट तो यहाँ से काउंट होगा ना, ये तो नहीं, ये तो ग्राउंड स्टेट है। इसके ऊपर जो भी है सबका सब क्या है? एक्साइटेड। तो ये क्या होगा तुम्हारा? पहला एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था हिंदी में कहोगे। इसे क्या कहोगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो जो हाइड्रोजन एटम है और लिथियम प्लस आयन है, ये दोनों ही अपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3, एकदम क्लियर कट याद रखना। अब कह रहा है कि इफ़ LH एंड Li आर देयर इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम, अगर LH और Li हाइड्रोजन और लिथियम के एंगुलर मोमेंटम हैं, और EH एंड ELi आर देयर टोटल एनर्जी, टोटल बोल रहा था रखना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग जो होता है वो थर्ड ऑर्बिट में कितना होता है? L = 3h/2π। पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ? कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? जहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना रखोगे? 3। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हाइड्रोजन का है कि लिथियम आयन है। तो एंगुलर मोमेंटम केवल डिपेंड करता है ऑर्बिट पे, एनर्जी लेवल पे, क्वांटम नंबर पे, किसी एटम या आयन के टाइप पर डिपेंड नहीं करता। तो एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का ही सेम होगा। तो LH और Li तो सेम होने वाला है। तो LH और Li सेम 2 और 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। ठीक है, हटाओ उसको। अब एनर्जी में ध्यान रखना बच्चों, यह मॉड लगा हुआ है, मॉड EH मॉड ELi। तो मॉड मतलब केवल मैग्नीट्यूड को देख के आंसर देना होगा। थर्ड ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 / n² × z²। ठीक है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, किसी की। लेकिन जब मैं मॉड लगा दूंगा तो नेगेटिव तो हट जाएगा, 13.6 / n² × z²। तो ऐसे कंडीशन में मॉड के कंडीशन में केवल मैग्नीट्यूड चेक करोगे, तो मैग्नीट्यूड में जिसका z ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में z किसका ज़्यादा है? लिथियम प्लस के लिए z = 3 रखते हो, यहाँ पे z = 1 रखोगे। तो जो कि z = 3 लिथियम का ज़्यादा है, तो लिथियम के एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो लिथियम के एनर्जी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ज़्यादा होगा। मॉड EH
इज लेस देन मॉड ELI। अगर ये लिखा होता EH और ELI, मॉड ना होता तो हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होती, ज़्यादा होती, क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव में कम होता और लिथियम नेगेटिव में ज़्यादा होता। लेकिन चूंकि मॉड पूछा है तो मॉड में नेगेटिव तो होगा नहीं, तो जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी वो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ELI मतलब ये तो ऐसे है, लेकिन जब मॉड लोगे तो EH इज इक्वल टू ELI। इन दोनों में अंतर समझना, ठीक है। वैसे तो हाइड्रोजन की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव में वो कम होगा, लेकिन चूंकि मॉड लगा दोगे तो मॉड में तो लिथियम ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट कि एंगुलर मोमेंटम सेम होगा और लिथियम के एनर्जी का जो मॉड होगा वो हाइड्रोजन के एनर्जी के मॉड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अगर फॉर्मूला अगर ठीक से आता है तो कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे। डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस, कुछ एटम और आयंस तुमको दिए गए हैं, विच विल गिव मिनिमम वेवलेंथ, इस बात पे फोकस करना कि विच विल गिव मिनिमम वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो लाइंस एमिट होती हैं उसी को बोलते हो स्पेक्ट्रल लाइन, जो डायग्राम ड्रॉ की स्पेक्ट्रम में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। इनमें से कौन सा एटम या आयन से हमें इस संक्रमण से, ट्रांजिशन से मिनिमम तरंग दैर्ध्य, मिनिमम वेवलेंथ मिलने वाली है। तो याद करो फॉर्मूला, याद होना ही चाहिए फॉर्मूला। 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर, छोड़ दो 1/1 माइनस 1/4, ये किसकी वैल्यू है n2, ये किसकी वैल्यू है n1। ठीक है, तो 2 से 1 में पुट कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा R Z स्क्वायर 4 माइनस 1 3/4। तो लैम्डा अगर मैं निकालूं तो 4/3 R Z स्क्वायर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 4/3 सब में सेम है, यानी कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, y 1/z स्क्वायर होगा। तो लैम्डा मिनिमम तुमको फाइंड करना है, तो लैम्डा मिनिमम तभी हो सकता है जिसके लिए z की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। भाई इन दोनों के लिए z की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसके z की वैल्यू कितनी होती है 2, और इसके लिए z कितना रखना होगा 3। तो लिथियम प्लस प्लस के लिए z की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो लिथियम प्लस प्लस से तुमको जो वेवलेंथ मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम इन चारों में। किस ट्रांजिशन के लिए, तो भाई 2 से 1 ट्रांजिशन के लिए। क्लियर है, तो 2 से 1 ट्रांजिशन में इनमें से लिथियम प्लस प्लस से जो निकलने वाला वेवलेंथ होगा दैट विल बी मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी करो, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 4th क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं। डू इट। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन 4th पे। क्वेश्चन 4th भी जेई एंट्रेंस एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, जो कि आज के पूरे क्लास का मेरा जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट collides with the electron of hydrogen atom in its ground state। इस बात पे फोकस करना कि अगर मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा कहने वाला है कि ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, ये इसके कुछ स्टेट्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में फ़िलहाल पे है। ठीक है, एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आता है। ठीक है, ये फोटोन है, ब्लू वाला फोटोन है, और ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे आके टकराता है। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, अपने ग्राउंड स्टेट में है। हाइड्रोजन की बात हो रही है,
तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होगी। और ये जो फोटोन आ रहा है इसके पास भी एनर्जी है, और कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब ये फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे आया अपनी एनर्जी इसको दे देगा। इसके पास पहले से कितनी थी? -13.6। तो -13.6 में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसमें फोटोन ने 10.2 अपना जोड़ दिया। तो फोटोन ने जब 10.2 जोड़ा तो इसको सॉल्व करके चेक करोगे बच्चों, -3.4 आएगा। तो -3.4 किस एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है? यार हमने कहा था, सर ने कहा था, सर ने फिर कहा है कि 1 से लेकर 6 तक एनर्जी हाइड्रोजन की याद रख लो। और सर हवा में नहीं बात करते हैं, सर जो कहते हैं उसका कोई मतलब होता है। बताओ है कि नहीं? बताओ क्या तुमको जो मैं कहा 1 से 6 तक याद कर लो वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा? ये तो चलो ठीक है, दूसरा है। मान लो इसको ऐड करने पर 5वें के एनर्जी के बराबर आता, तो 5वां तुमको याद ही नहीं है, बस हो गया तुम्हारा काम। आता वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सर ने कहा है तो उसको फॉलो करो। ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं फोटोन इस पे आएगा इसकी एनर्जी -3.4 हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्षण भर का देर नहीं लगेगा और जा कर के अपने इस एक्साइटेड स्टेट में जा कर के बैठ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब आगे कह रहा है आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड। इस बात पे बहुत ध्यान से गौर करना। आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड, तुरंत नहीं, कुछ माइक्रो सेकेंड बाद। अब इसका क्यों ऐसा मैं जोर दे रहा हूँ इस पर बताऊँगा अभी। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन कोलाइड। अब ये एक फोटोन है, अब दूसरा फोटोन आएगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन कब? आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड। क्यों? इसका बोलने का क्या मतलब है सर, क्यों बोल रहा है ये? तो बच्चों आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड मालूम है क्यों बोल रहा है? कुछ माइक्रो सेकेंड बाद क्या होगा पता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच तो गया है, वहाँ बहुत देर तक रुकेगा नहीं। कुछ माइक्रो सेकेंड काफ़ी है, ये इलेक्ट्रॉन फट से नीचे आ जाएगा। यानी जब तक दूसरा फोटोन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ चुका होगा। यानी फिर जो फोटोन टकराएगा, अगला फोटोन टकराएगा, कितना लेकर टकराएगा? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर टकराएगा। वो किस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा? उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जो वापस यहाँ पर पे आ चुका है। ठीक है। तो अब मैं जोड़ूंगा -13.6, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके आयोनाइजेशन से भी ज़्यादा है, तो ये तो कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। तो +15 अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा? +1.4। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के बाहर आएगा। एक बात तो ये हो गई। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा होगा तो जो फोटोन जाने में एब्जॉर्ब किया था वो आने में मुक्त भी तो करेगा, रिलीज भी तो करेगा। तो फोटोन भी बाहर निकलेगा ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है भाई? एब्जॉर्ब किया तो यहाँ चला गया, जब यहाँ से वापस आएगा तो जो एब्जॉर्ब किया था रिलीज भी तो करेगा। तो एक फोटोन निकलेगा 10.2 का, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1.4 का। चेक कर लो कहाँ पर है। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 निकला एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1.4 निकला। बस क्लियर, बस यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। हो गया, काम खत्म, जाओ, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुमको ये सब जानना होगा और उसके लिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 से 6 तक एनर्जी याद कर लो, बड़े काम आएगा तुम्हारे। एटलीस्ट हाइड्रोजन का तो कर लो यार, बाकी का करो चाहे मत करो। और अप्रोच देख लो, क्वेश्चन कैसे करते हैं। आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड का क्या यहाँ मतलब था, ये कह करके तुमको क्या सोचवाना चाह रहा था वो तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो डन विथ क्वेश्चन 4, चलेंगे 5th की तरफ, मगर इसको अच्छे से कॉपी कर लो पहले।
अब अगला क्वेश्चन बच्चों नीट 2015 का पूछा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन खाली करना है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, किसका ऑफ लाइमन सीरीज एंड बामर सीरीज। ठीक है, तो फट से अगर मैं तुमको एक डायग्राम ड्रॉ कर दिखाऊं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो कुछ ऐसा हमारा स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, लाइक दैट एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो लाइमन, अच्छा हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH/λ। तो लैम्डा और एनर्जी में उल्टा रिलेशन होता है फोटोन का। फोटोन का एनर्जी मैक्सिमम होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, एनर्जी कम होगा लैम्डा बढ़ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि हमको एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। यानी कि लाइमन और बामर में मिनिमम एनर्जी जहाँ हमको मिलेगी वही हमको ट्रांजिशन चेक करना है। तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है, 2 से 1, और बामर में कौन सी होती है बच्चों, 3 से 2। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इन्फिनिटी। ये जो गैप होता है वही तो एनर्जी होता है। तो ये गैप जहाँ लाइमन में गैप, इसके बाद चेक करो कि 3 to 1 तो वो गैप बढ़ गया, 4 to 1 गैप बढ़ गया, 5 to 1 और गैप बढ़ गया। तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो लैम्डा क्या हो, घटता जाएगा। 2 से 1 में गैप देखो मिनिमम है, तो एनर्जी मिनिमम होगी, लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। वैसे ही बामर में जब 3 से 2 आओगे, 4 से 2 आओगे, 5 से 2 आओगे, इनफैक्ट से 2 आओगे, तो 4 से 2 में ये एनर्जी मिल रही है, 5 से 2 में और बढ़ गया, 6 से 2 में और बढ़ गया, तो ये एनर्जी का गैप बढ़ रहा है, तो लैम्डा तो कम होता जाएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए एनर्जी मिनिमम, तो बामर में एनर्जी मिनिमम कौन सी होगी, इट विल बी 3 to 2। तो लाइमन का ट्रांजिशन 2 से 1 कराना है और बामर का 3 से 2, और दोनों का रेशो निकाल लेना है। तो 1/λL अगर निकालूं, R 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 2 से 1 में आया, तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 3R/4। तो देयरफॉर λL कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3R। ठीक है, सिमिलरली बामर का निकालूं, तो बामर में R तो वैसे ही रहेगा, 1/ यहाँ कहाँ से कहाँ ना, 3 से 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5R/36। ठीक है, इसका रिवर्स कर दिया तो लैम्डा भी कितना आ गया तुम्हारा 36/5R। अब तुमको दोनों का रेशो निकाल लो, तो λL/λB, तो लैम्डा लाइमन कितना आया 4/3R। लैम्डा भी कितना है 36/5R, तो पलट जाएगा ये, तो 5R ऊपर 36 नीचे, R से R कैंसिल, 4 9 जा 36, तो कितना आएगा बच्चों 5/27। तो 5/27 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन तो खैर सिंपल है, जो तुमको समझना है वही समझना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलेगा जब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो लाइमन में जब 2 से 1 ट्रांजिशन होगा तो मिनिमम एनर्जी मिलेगी, और बामर में जब 3 से 2 होगा तब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम। उन्हीं काम से रेशो पूछा गया था। ठीक है, तो नीट 2015 क्वेश्चन था, कर सकते हो, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, ऐसे क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो 5th इज डन, 6 करेंगे, जल्दी कर लो उसको। अगला क्वेश्चन बच्चों नीट 2017 में क्वेश्चन है, और ये भी वैसे ही रेशो निकालने वाला क्वेश्चन है, बस हल्का सा अलग तरीके से पूछा गया है। वहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ की बात होती है, जिसको एनर्जी से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन बोला है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर, याद रखना, एंड लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइम। लास्ट का मतलब इनफाइनाइट से जो ट्रांजिशन होगा वही तुम्हारा लास्ट होता है सीरीज़ का। तो अगर मैं कहूँ लाइमन का लास्ट,
तो लाइमन का अगर तुमको फिगर से बनाऊँ तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड इन्फिनिटी। तो लाइमन का लास्ट मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट से 1 में ट्रांजिशन जो हुआ ये हुआ लाइमन का लास्ट वेवलेंथ। और बामर का लास्ट मतलब इनफाइनाइट से 2। तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो लाइमन का ट्रांजिशन इनफाइनाइट से 1 कराना है और बामर का ट्रांजिशन इनफाइनाइट से 2 कराना है और दोनों का रेशो निकालना है वेवलेंथ, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है तो कर लिया जाए। तो 1/λ L = R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 कहाँ से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा। तो 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा R? तो लैम्डा L की वैल्यू क्या आएगी? 1/R। सिंपल है। तो 1/λB बामर के लिए R एज इट इज़ 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 एंड 1/∞ क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0। तो अगेन ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? R/4। तो देयरफॉर λB कितना आएगा? 4/R। तो रेशो तुमसे पूछा गया था, याद रखना बामर टू लाइमन बोला है तो पहले बामर होगा बाद में लाइमन होगा, ये सब का ध्यान रखा करो, ठीक है। तो बामर है तुम्हारा 4/R और लाइमन है बच्चों तुम्हारा 1/R। तो R से R हो गया कैंसिल, रेशो कितना आ गया? 4। तो 4 इज़ योर राइट आंसर, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट और लास्ट समझना। लाइमन का फर्स्ट कौन सा होगा? लाइमन का फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 2 से 1, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन इनफाइनाइट से 1। बामर का फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 3 से 2, बामर का लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन इनफाइनाइट से 2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कहेगा उसके हिसाब से n1 n2 की वैल्यू चेक करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 6th इज डन, चलेंगे 7th की तरफ, जल्दी कर लो उसको पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो नीट 2016 में आया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। याद रखना एनर्जी बढ़ती जाएगी मगर एनर्जी का गैप कम होता जाएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ संक्रमण करता है, ट्रांजिशन मारता है? थर्ड से 2 में। जब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब ये थर्ड से 2 में ट्रांजिशन करता है तो बदले में लैम्डा वेवलेंथ हमको मिलती है फोटॉन की। तो कह रहा है कि जब ये फोर्थ से थर्ड में आएगा, जब ये फोर्थ से थर्ड में आएगा तो कितना लैम्डा डैश मुझको मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि एनर्जी गैप बताओ कम हो गया कि नहीं। तो एनर्जी गैप कम हो गया तो पक्का लैम्डा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो लैम्डा होना चाहिए इस लैम्डा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़रा इसको चेक कर ले, कभी कभी इससे हमको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ जो लैम्डा डैश मिलेगा पक्का वो इस लैम्डा से अधिक हो। क्यों? क्योंकि लैम्डा एनर्जी इन्वर्स होता है, एनर्जी डिफरेंस कम, लैम्डा ज़्यादा। तो अब जो लैम्डा मिलना चाहिए इस लैम्डा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस लैम्डा से ज़्यादा ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में जो लैम्डा की वैल्यू है वो पहले वाले लैम्डा से कम है। तो सेकंड थर्ड तो कतई नहीं हो सकता। कभी कभी लकली तीसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा ऐसा जो नहीं हो सकता, तो चौथा ऑप्शन टिक कर दिया, काम ख़त्म। बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर बेसिक्स हमें क्लियर है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद आसान काम होगा। यहाँ नहीं मिला, यहाँ 2 में फंस गए, कहीं कहीं नसीब साथ देकर 3 तुम्हारा एकदम गलत हो जाएगा, चौथा जो बचा वही तुम्हारा आंसर होगा। खैर यहाँ बाग 2 में फंस गई है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही है 1/λ = R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ = R, 3 से 2 में है तो 1/4 माइनस 1/9। तो कितना हो जाएगा ये? 5R/36। ये 1/λ की वैल्यू हो गई। अब 1/λ डैश निकालूं तो 4 to 3, तो 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, 7R/144। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो। इस ये बाई ये करोगे, लैम्डा डैश ऊपर पहुंच जाएगा, लैम्डा नीचे रह जाएगा।
और वो क्या होगा 5r/36 और पलट के क्या हो जाएगा 144/7r। तो r से r कैंसिल, 36 से 4 बार में कैंसिल, 4 5 जा 20/7। तो देयरफॉर लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी 20/7 इंटू लैम्डा। हो गया तुम्हारा आंसर। आंसर तो पहले ही आ चुका था कि फर्स्ट और फोर्थ में ही कोई हो सकता है, क्योंकि लैम्डा एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो लैम्डा पक्का बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन था नीट 2016 में ऐसा सवाल था, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी करो, 8th क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ेंगे। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का बात कर रहा है। एनर्जी का बात हो गया, रेडियस का बात हो गया, स्पीड का बात हो गया, काइनेटिक एनर्जी का बात हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का बात हो गया, मोमेंटम तक का बात हो गया था। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का अब तक बात नहीं हुआ था। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम में किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाने में जितना वो समय लेता है उसका ही टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। एक चक्कर घूमने में लगा समय, परिक्रमण काल या टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। कैसे निकालोगे टाइम ऑफ रिवोल्यूशन? T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो T प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा R/v। तो पाई तो कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है T1 इज टू T3, फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का रेशो निकालना है। T प्रोपोर्शनल टू R/v हमको मिल गया है, और हम जानते हैं कि चूँकि R प्रोपोर्शनल टू n² होता है, सब डेराइव कर चुके हैं, और V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा 1/n। ठीक है, तो T प्रोपोर्शनल टू R के बदले क्या हो जाएगा n² और V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/n। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो T प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा n³। तो ये रिलेशन तुमको याद रखना है कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो उनके ऑर्बिट के नंबर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। T प्रोपोर्शनल टू n³। तो अगर रेशो तुमको निकालना हुआ तो T1 इज टू T3 है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट का क्यूब इज टू 3 का क्यूब। तो फर्स्ट का क्यूब इज टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 1:27 इज द रेशो ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना। इस रिजल्ट को हम लोग पहले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, ये चीज़ तुमको डेरिवेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का देखना T प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n³। तो फर्स्ट और थर्ड का रेशो कितना आएगा 1:27। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th क्वेश्चन अब मैं तुम्हें करने को दूंगा, जिसका आंसर तुमको हमेशा की तरह बताना होगा। जल्दी करो, क्वेश्चन दे रहा तुरंत अभी। तो अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th, जिसका आंसर तुमको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है हमेशा की तरह कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बच्चे बताते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है कि सारे बच्चे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो मैं तुमसे फॉलो करवाना चाहता हूँ। और बिलीव करो इट विल टेक यू दैट प्लेस जहाँ तुमको लगेगा कि हाँ यार हमें जो किया है उसका कुछ हमें अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। करना क्या है कि रीडबर्ग कांस्टेंट दिया है 10⁻⁷, जो दिया है मान लो 1.0 ने मैं लिखवाया था क्वेश्चन में, जो दिया मान लेना। व्हाट इज़ द वेव नंबर? वेव नंबर निकालना है, वेव लेंथ नहीं। तो वेव नंबर जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है वेव नंबर क्या होता है बच्चों 2π/λ। लैम्डा निकालना होगा तुमको पहले। ये हो तुम्हारा होता है वेव नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर। तो बामर की लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होती है? तो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन्फाइनाइट हो गया। तो इन्फाइनाइट से जो 2 में आओगे यही है बामर का लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, बामर में तो 2 में आओगे, लास्ट है तो इन्फिनिटी से आओगे। तो इन्फिनिटी से 2 में आने पर जो वेवलेंथ मिलेगी उसका वेव नंबर निकालना है। तो इन्फिनिटी से 2 का बताओ लैम्डा निकाल सकते हैं हम लोग पहले कि नहीं? लैम्डा निकाल सकते हैं, आर हमको दिया हुआ है। लैम्डा निकालने के बाद तुमको करना क्या होगा 2π/λ करके वेवलेंथ वेव नंबर फाइंड करना होगा।
तो नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन तुम्हारा ये है, मेथड मैंने समझा दिया है। इनफाइनाइट से 2 के लिए जो बामर का लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है उसका वेवलेंथ निकालोगे, फिर यहाँ पुट कर क्या निकालोगे, वेव नंबर, तरंग संख्या हिंदी में कहते हो। ठीक है, इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे, मैं चेक करूँगा किसका सही किसका गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, स्टॉप करेंगे। एक पार्ट अभी और आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 और आएगा। न्यूक्लियस स्टार्ट कर देंगे हम लोग, बीच में न्यूक्लियस स्टार्ट कर देंगे, उसमें क्या पढ़ना है पढ़ते शुरू कर देंगे। बीच में इसका पार्ट नंबर 3 भी ज़रूर आएगा, जिससे क्वेश्चंस भी तुमको देखना है और वहीं से क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आज के इतना ही। कुछ डाउट्स होगा ज़रूर बताना। मिलते हैं इस क्लास में कुछ नए थ्योरी के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच।